छात्रों, आज हम गद्य के भेद इस इकाई के अंतर्गत उपन्यास का तात्विक परिचय देखेंगे। तो उपन्यास का तात्विक परिचय समझने के लिए इसके पहले हम इस बात को स्पष्ट कर देते हैं कि गद्य के भेद, जिस तरह से साहित्य लिखा जाता है वह गद्य कहलाता है। तो गद्य के अंतर्गत हमने आपको पहले भी बताया है कि गद्य के अंतर्गत कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध, आत्मकथा या जीवनी, एकांकी, नाटक, ये सभी विधाएं आते हैं, ये सभी प्रकार आते हैं। तो इसमें आज हमें पहला प्रकार देखना है और वह है उपन्यास। तो गद्य के भेद इस इकाई के अंतर्गत वैसे तो हमें उपन्यास, कहानी और निबंध, ये तीन ही भेद देखने हैं। और इन तीन भेदों के अंतर्गत इनकी परिभाषाएं तथा इनका तात्विक परिचय। तात्विक यानी तत्व, और तत्व का मतलब होता है आधार। तो उपन्यास के आधार कौन से हैं, कहानी के आधार कौन से हैं और निबंध के आधार कौन से हैं, वह हमें देखने हैं। तो ये गद्य के भेद के अंतर्गत हमें देखना है। तो चलो हम शुरुआत करते हैं उपन्यास से। उपन्यास का पहले हम स्वरूप समझ लेते हैं और फिर उसके तत्व। तो उपन्यास किसे कहा जाता है वह देखिए। उपन्यास एक लंबी कहानी होती है। तो कहानी हम देखते हैं ना कि कहानी छोटी होती है, लेकिन उपन्यास एक लंबी कहानी होती है जिसमें संघर्ष होता है। संघर्ष यानी कि उस कहानी उपन्यास में क्या कथानक है वह हमें अंत तक नहीं समझता, इसे संघर्ष कहा जाता है। और क्रिया तथा प्रतिक्रिया को प्रतिबिंबित करता हुआ लेखक उसे जीवन के निकट ले जाता है। आधुनिक युग में उपन्यास विधा ज़्यादा लोकप्रिय हो रही है क्योंकि इसकी भाषा शैली बिल्कुल सरल होती है और इसके माध्यम से यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया जाता है। युग की गतिशील पृष्ठभूमि पर सहज शैली में स्वाभाविक जीवन की एक पूर्ण व्यापक झांकी प्रस्तुत करने वाला गद्य काव्य उपन्यास कहलाता है। तो इस तरह से यहाँ पर कहानी में जिस तरह से कोई कथानक होता है, वैसे ही जीवन का कोई एक प्रसंग या घटना होती है, परंतु उपन्यास में संपूर्ण जीवन की एक तरह से झांकी होती है, उसे उपन्यास कहा जाता है। तो यह जो उपन्यास शब्द है वह आंग्ल भाषा से प्रभावित है, जो बंगला से होकर हिंदी में आई है, और इटालियन का नाविल शब्द का रूपांतर होकर वो नोवेल बना है। तो इस तरह से यहाँ पर रिचार्डसन ने इसे नॉवेल शब्द का नाम दिया है। और फिर हमारे हिंदी साहित्य में अलग अलग साहित्यकारों ने उपन्यास लिखना शुरू कर दिया था। तो इसमें भी मतभेद है कि पहला उपन्यास कौन सा है। तो माना जाता है कि हिंदी का पहला जो उपन्यास है उसे परीक्षा गुरु कहा गया था, या परीक्षा गुरु यह जो उपन्यास है वह हिंदी का पहला है। बाद में श्रीनिवास दास ने 1842 में यहाँ पर एक उपन्यास लिखा था। फिर प्रेमचंद को उपन्यासों का सम्राट कहा जाता है। उनके अलग अलग जो उपन्यास है वह इतने लोकप्रिय रहे थे कि उनसे ज़्यादा किसी ने ज़्यादा उपन्यास नहीं लिखे हैं, इसलिए उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। और फिर आगे यहाँ पर श्रद्धाराम फुलोरी ने भाग्यवती यह हिंदी का पहला उपन्यास लिखा, ऐसी धारणा है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए मराठी और बंगला में इसे कादंबरी कहा जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मराठी और बंगला में उपन्यास को कादंबरी कहा जाता है, तो गुजराती में नवल कथा कहा जाता है। ठीक है। उपन्यास शब्द का मूल अर्थ है निकट रखी वस्तु। उपन्यास, उप यानी दूसरी और न्यास यानी निकट। तो इस तरह से यहाँ पर कोई वस्तु निकट रखी हो, अर्थात पाठक की आत्मा को पात्रों के निकट का एहसास ही उपन्यास है। और उपन्यास का दूसरा अर्थ बताया है जो कथानक का उद्घाटन करे या कथा पात्रों की सामाजिक दायित्वपूर्ण शैली में रखे, जिससे मन आनंदित हो जाए, आंदोलित हो जाए, यानी मन में अलग अलग भाव विकसित हो। तो हमें उपन्यास की परिभाषाएं देखनी है। उपन्यास की परिभाषाओं में हम देख रहे हैं कि किस तरह से
उपन्यास की परिभाषा में विविधता और भिन्नता है। उपन्यास की परिभाषा करते हुए कुछ आलोचक इसके बहिरंग पर बल देते हैं, तो कुछ अगले पेज पर देखिए अंतरंग पर, यानी कुछ बाह्य स्थिति पर उसकी परिभाषा करते हैं, कुछ अंतर्गत परिवेश पर। तो इस तरह से कुछ विद्वान उनकी परिभाषाएं हैं जिनको हम समझने की कोशिश करते हैं। वास्तव में आपको परीक्षा में परिभाषाएं नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन संक्षिप्त में हम पढ़ते हैं। तो न्यू इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार बृहत आकार यानी बड़ा आकार और गद्य आखाद या वृत्तांत जिसके अंतर्गत वास्तविक जीवन के प्रतिनिधित्व का दावा करने वाले पात्रों और कार्यों का कथानक में चित्रण किया जाना ही उपन्यास है। तो अंग्रेजी विद्वान क्रोंचे का कहना है कि उपन्यास से अभिप्राय यह गद्यमय गल्पकथा यानी काल्पनिक कथा से है, जिसमें वास्तविक जीवन का यथार्थ चित्रण होता है। बेकर, यह जो विद्वान है, वह कहना चाहता है कि उपन्यास को हम गद्यमय कल्पित आख्यान के माध्यम से कही गई जीवन की व्याख्या कहेंगे। देखिए, गद्यमय यानी सीधे सीधे लिखा हुआ, लेकिन कल्पित यानी काल्पनिक, आख्यान यानी कथा, जो जीवन की व्याख्या यानी जीवन कैसे है, कैसा होना चाहिए, इसकी व्याख्या बताता है। बेवस्टर, यह एक विद्वान है, वह कहता है कि उपन्यास एक ऐसा कल्पित विशालकाय तथा गद्यमय आख्यान है जिसमें एक ही कथानक के अंतर्गत यथार्थ जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्रों और उनके क्रियाकलापों का चित्रण होता है। तो इस तरह से कुछ भारतीय विद्वान देखें क्या कहते हैं। प्रेमचंद कहते हैं कि मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्य को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। अर्थात उपन्यास एक तरह से जीवन का चित्र ही है, ऐसे प्रेमचंद मानते हैं। तो श्याम सुंदर दास कहते हैं मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा उपन्यास है, यानी वास्तव में जो घटित होता है वही उपन्यास में दिखाया जाता है। इस तरह से यहाँ पर श्याम सुंदर दास कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका एक सारांश है कि उपन्यास बहुत बड़ा है, वह एक गद्य विधा है जिसमें मानव जीवन के सुख दुखात्मक अनुभवों को यथार्थता तथा कल्पना से कलात्मक रूप से कथात्मक रूप जब दिया जाता है और उसे अभिव्यक्त किया जाता है तो उसे उपन्यास कहा जाता है। तो संक्षेप में हम उपन्यास का जो स्वरूप है वह भी देख लेते हैं। उपन्यास के स्वरूप को हम देखते हैं तो हमें परिभाषा जब हमने देखी तो उससे स्पष्ट होता है कि वास्तव में उपन्यास जनसाधारण के लिए लिखा गया है, यानी हम उपन्यास हमारे ही लिए है, क्योंकि उसकी भाषा सरल और साफ रहती है, जिसमें कथा वस्तु का निर्माण किया जाता है, चाहे वह काल्पनिक हो या सत्य हो। उपकथाओं का भी चित्रण उसमें मूल रूप से स्पष्टता से दिखाई देता है। उपन्यास को विद्वानों ने गद्यात्मक महाकाव्य भी कहा है। ठीक है, अगले पेज पर देखिए, जिसमें लेखक अपने जिन विचारों को अभिव्यक्त करता है वह उसका हेतु दो पद्धतियों से होता है, एक तो प्रत्यक्ष विधि से और दूसरा अप्रत्यक्ष विधि से। यानी लेखक कभी स्व अनुभव बताता है, कभी परानुभव, यानी दूसरों के अनुभव को हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। प्रथम के अंतर्गत लेखक स्वयं समय से निकलकर किसी सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, तो दूसरे के अंतर्गत पात्रों के माध्यम से वह बोलता है। अधिकांश उत्कृष्ट लेखक अपने प्रधान तथा मुख्य पात्रों के माध्यम से ही बोलता है। तो जब पात्र अभिव्यक्त होते हैं तो मानो लेखक ही वहाँ पर अभिव्यक्त होता है, लेखक के ही वह विचार होते हैं, यह स्पष्ट है। कला की दृष्टि से यह अत्यंत उत्तम विधि है, क्योंकि उपन्यासकार का साक्षात्कार उपदेष्टा बनने से बचना है। यानी वह केवल उपदेश ही नहीं करता, तो मानव जीवन का यथार्थ घटनाओं को लेकर काल्पनिकता का स्वरूप देकर एक नया रूप प्रस्तुत करना है। इस हेतु से वह ध्यान दे कि जिसमें उपन्यास की स्वाभाविकता और सुरुचिता के साथ साथ तटस्थता, उसका दृष्टिकोण सफल साबित हो। अतः जीवन की विविधता का चित्रण करने में जिसे जितनी ही प्रखर अनुभूति होगी उतना ही वह उपन्यास सफल कहलाएगा और वह उपन्यासकार सफल उपन्यासकार कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उपन्यास की परिभाषाएं हमने देखी, उपन्यास का स्वरूप देखा,
तो अभी हमें देखना है कि उपन्यास के तत्व कौन से हैं, यानी उपन्यास किस पर आधारित होता है, किस पर टिका होता है, जिससे कि वह पूर्णता की ओर जाता है। तत्व का अर्थ होता है आधार, कौन से आधार है उसे, तो वह 6 आधार बताए गए हैं। वह 6 आधार इस तरह से है: कथा वस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, यही करना हाईलाइट, पात्र और चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देशकाल तथा वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। तो ये 6 उपन्यास के तत्व माने जाते हैं। वास्तव में यही कहानी के भी हैं, इसलिए इसे ध्यान देने की आवश्यकता है। तो फिर से मैं दोहरा देती हूँ, महत्वपूर्ण है। पहला है कथा वस्तु, दूसरा है पात्र, उसे ही चरित्र कहा जाता है, और इन पात्रों का, चरित्रों का चित्रण किया जाता है। और तीसरा है कथोपकथन, कथा का कथन होना, यानी कथोपकथन, इसे ही संवाद भी कहा जाता है या वार्तालाप भी कहा जाता है। और चौथा है देशकाल तथा वातावरण, इसे भी परिवेश कहा जा सकता है कि यह जो उपन्यास है वह किस परिवेश में, किस वातावरण में घटित हुआ है। यह तो हुआ उसका नैसर्गिक वातावरण, कभी कभी भावनात्मक भी वातावरण होता है। वह उपन्यास दुखात्मक है, सुखात्मक है, और अनेक अनेक जो भावनाएं हैं हमारी, उन भावनाओं को लेकर है, तो यह भी भावनिक वातावरण कहलाएगा। और फिर आएगी भाषा शैली। तो यहाँ पर जो साहित्यकार है या उपन्यासकार है वह किस शब्द का प्रयोग करता है, वह हम विस्तार से देखेंगे। और उपन्यास का उद्देश्य, किसी भी चीज़ का या जो भी हम काम करते हैं उसका उद्देश्य होता ही है, उसका महत्व होता है। तो उपन्यास का क्या महत्व है, क्या उद्देश्य है, वह भी हम विस्तार से देखेंगे। तो पहले हम देखने जा रहे हैं कथा वस्तु, यानी कथा या कथानक, या इसे ही प्लॉट कहा जाता है। यानी जब भी हम कोई घर बनाने की अपेक्षा करते हैं तो पहले जगह होनी जरूरी है, जिसे ही प्लॉट कहा जाता है अंग्रेजी में। तो वह जो कथा है, जो कथानक है, जो प्लॉट है, खाली जगह है, वह तो होनी चाहिए, और इस तरह से उसे कहा जाता है कथा वस्तु। तो उपन्यास जब उस पर कहानी हमें लिखनी है, कहानी, पात्र, चरित्र चित्रण, वातावरण या भाषा शैली या उद्देश्य हमें बताना है, तो इसके लिए सबसे पहले कथा होनी जरूरी है। तो वह कथा कैसी है देखिए। उपन्यास में सर्वाधिक महत्व कथा वस्तु का होता है। उपन्यास का समग्र रूप कथा वस्तु के ढांचे पर ही विकसित होता है। कथा वस्तु चाहे ऐतिहासिक हो चाहे काल्पनिक हो, किंतु लेखक को कल्पना के रथ पर सवार होकर उसे सरलता से तथा प्रभाव निर्माण करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। कथा वस्तु जीवन से जुड़ी होती है, जो हो सकता है कि वह नाटक में देखिए राजा का वर्णन हो, धर्म का वर्णन हो, कोई साहित्यिक हो, जो हमारे संस्कृति है उसमें अलग अलग त्यौहार होते हैं वह हो, ऐतिहासिक हो, कोई इतिहास से जुड़ी हुई कोई कथा हो, पौराणिक कोई धार्मिक या जिसे रामायण महाभारत कहेंगे, इस तरह की कोई घटना हो, या रोमांटिक नायक नायिका का वर्णन हो, या कोई जासूसी हो। तो इस तरह से कथानक जीवन से जुड़ी अलग अलग घटना है, अलग अलग प्रसंग है, अलग अलग भावना है, उनसे जुड़ी हो सकती है। मानव जीवन की परिस्थितियों एवं उसकी समस्याओं का उपन्यास की कथा वस्तु में सजीव चित्रण होना चाहिए, जो सत्य और यथार्थ होते हुए भी बिल्कुल रोचक हो, क्योंकि कथा वस्तु जीवन मूल्यों का विश्लेषण करती है तथा चरित्रगत उभारों के माध्यम से समाज के आदर्शों की प्रतिष्ठा करती है, व्याख्या करती हुई मनोवैज्ञानिक ढंग से जीवन के उत्थान पतन का चित्रण अंकित करती है। उपन्यास की मूल कथाएं मूल कथानक की पोषक हो, साथ ही घटनाओं की भी सीमित रूप से प्रस्तुत करना चाहिए, जिसके अधिक विस्तार से उसकी रोचकता की समाप्त होने का डर रहता है। इसके अतिरिक्त सभी घटनाओं में एक श्रृंखलाबद्धता होनी चाहिए, जिससे वह जुड़ी हुई प्रतीत होती है, जो एक रूपता ग्रहण करे। कथा वस्तु के निर्माण हेतु लेखक समाचार पत्रों, प्रामाणिक लेखों एवं विभिन्न पुस्तकों का आश्रय लेता है। तो इस तरह से कथा वस्तु में विविधता होती है, यह हमें समझ में आता है।
उसी तरह से जो मूल कथा होती है उससे ही जुड़ी कुछ उपकथाएं भी होती है जो पोषक होती है और आवश्यक भी होती है, और इन सभी घटनाओं का लेखक पूरी तरह से सहयोग लेता है। और उपन्यास में दूसरा जो तत्व है वह महत्वपूर्ण है, वह है पात्र। तो जो उपन्यास है उसके पात्र कैसे होने चाहिए और उनका चरित्र चित्रण कैसे होना चाहिए, यह स्पष्ट करते हुए देखिए, पात्रों का महत्व। पात्रों के माध्यम से ही उपन्यास लेखक कथानक को विकसित करता है। उपन्यासकार पात्रों का चुनाव समाज के सभी वर्गों से करता है, यानी चाहे वह गरीब हो, अमीर हो या निम्न वर्ग, सामान्य वर्ग का हो, या उच्च जाति का, निम्न जाति का, या जैसे हम कहेंगे कि महलों में रहने वाला चाहे झोपड़ी में रहने वाला, कहीं से भी यहाँ पर उपन्यासकार अपने पात्रों को चुन सकता है। परंतु लेखक को चाहिए कि वह पात्र कठपुतली न बनाए बल्कि उनका स्वाभाविक विकास होने दे, क्योंकि कभी कभी पात्र लेखक के हाथ से निकल जाते हैं और जीवन की व्याख्या बदल जाती है। अतः उसे विभिन्न प्रकृति या प्रवृत्ति के आधार पर सावधानी से नैसर्गिक विकास के आधार पर प्रस्तुत करना चाहिए। अर्थात अगर उपन्यासकार किसी झोपड़ी से निकले हुए पात्र का वर्णन करना चाहता है तो उसकी भाषा शैली वैसी होनी चाहिए, उसके विचार वैसे होने चाहिए, उसका आचरण वैसा होना चाहिए, ना कि महलों में रहने वाले व्यक्ति जैसा। तो यह नैसर्गिकता जो है वही उपन्यास में झलकनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से पात्र का चरित्र चित्रण हम देख रहे थे। तो हम अगले पेज पर निकल गए हैं और ऐसी स्थिति में हम पात्रों का वर्णन कर रहे थे। तो इस तरह से उपन्यास जो पात्र होते हैं वह कितने प्रकार के हैं इसको यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। वर्ग प्रधान, व्यक्ति प्रधान, आदर्श प्रधान और यथार्थ प्रधान। तो इसे हमने स्पष्ट किया है कि कहाँ से वह आया है, और यहाँ पर व्यक्ति प्रधान के अंतर्गत यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अगर डॉक्टर का वर्णन करना है तो वह डॉक्टर जैसा ही वर्तन करे, ना कि कोई अनपढ़ व्यक्ति जैसा। आदर्श, अगर कोई व्यक्ति आदर्श बताना है, जैसे राजा राम बताने हैं, तो वह रावण जैसी हरकतें ना करे। यथार्थ यानी जैसा है उसी तरह से उसका वर्णन करना महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगले पेज पर हम जाते हैं और अगले पेज में हम देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर कथोपकथन महत्वपूर्ण है। तो उपन्यास में कथोपकथन यानी कथा का कथन होना जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कथा का वर्णन करते हुए उपन्यास में नाटक की तुलना से वह विस्तृत होते हैं। फिर भी कथोपकथन संगत, सजीव और स्वाभाविक हो, अधिक लंबे कथोपकथन नीरस प्रतीत होते हैं। तो नाटक और उपन्यास की अगर हम तुलना करें तो नाटक में जो पात्र होते हैं वह हमारे समक्ष होते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर उपन्यास में पात्र हमारे समक्ष नहीं होते, इसलिए जो कथोपकथन है, कथा का जो कथन होता है, जो संवाद हमारे सामने आते हैं वह सजीव और स्वाभाविक हो, इसलिए अधिक लंबे न हो। इस तरह का प्रावधान महत्वपूर्ण है। इसलिए उपन्यास के जो संवाद होते हैं वह संक्षिप्त हो, जिससे कि पठन में रुचि उत्पन्न हो, जिससे पात्रों का मनोभाव, संकल्प, विकल्प, प्रतिक्रिया आदि का भव्य चित्र पाठक के मन में और मस्तिष्क में समाता है। ऐसा भाव लेखक देशकाल और पात्र के अनुकूल स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत करता है, जिसके निर्माण में उपयुक्तता, रोचकता, सरलता, अभिनयता आवश्यक है, जिससे नवीनता का एहसास है, किंतु अतिशय स्वाभाविकता भी उचित नहीं है। कथोपकथन के द्वारा कथा का विस्तार होना चाहिए, चरित्र चित्रण में सहायता पहुंचनी चाहिए, लेखकीय दृष्टिकोण की झांकी नजर आनी चाहिए। ये बात अगर ध्यान में रखेंगे हम, देखिए कथोपकथन का अर्थ ही हमने आपको बताया था कि कथा का विस्तार होना चाहिए, कथा आगे बढ़नी चाहिए। अगर कोई बोलेगा ही नहीं तो कथोपकथन होगा नहीं, संवाद होंगे ही नहीं। इसलिए कथा का विस्तार होना चाहिए और पात्र
कैसे है वह लेखक पाठक तक पहुंचने चाहिए, और लेखक जो कहना चाहता है वही वह पात्र कहे, यह भी हमें समझ में आना चाहिए। किसके आधार पर? कथोपकथन के आधार पर। इस तरह से इन बातों का अगर ध्यान रखा जाए तो सशक्त, प्रभावशाली और हृदयवर्जक वह कथोपकथन बनता है, और फिर वह उसके उद्देश्य को, यानी उपन्यास के उद्देश्य को भी सफल बनाने में कामयाब होता है। और अगला तत्व हम देखेंगे, हम देख रहे हैं उपन्यास के तत्व। उपन्यासों के तत्वों में हमने देखा कथानक। पहला तत्व हमने देखा कथानक, दूसरा तत्व देखा पात्र और चरित्र चित्रण, तीसरा देखा हमने कथोपकथन, और चौथा हम जा रहे हैं देशकाल तथा वातावरण। इसे ही परिवेश भी कहा जाता है। तो उपन्यास में जो देश काल या वातावरण का वर्णन किया गया है वह कैसा होता है या कैसा होना चाहिए, इसे स्पष्ट किया गया है। देखिए, उपन्यासकार कथा वस्तु में विविधता और चातुर्य कौशल्य द्वारा देशकाल तथा वातावरण पर प्रकाश डालता है। अनुभव का मूल्यांकन और विश्लेषण करते हुए कथा वस्तु से संबंधित स्थानों का, उसकी वास्तविकता, भौतिक वातावरण परिस्थिति का प्राकृतिक चित्रण ज्ञात तथ्यों के आधार पर करता है। तो हमने आपको पहले ही कहा था कि देशकाल या वातावरण, तो देशकाल का मतलब यहाँ पर है कि यह जो उपन्यास की कथा है वह कहाँ पर घटित हो रही है, वह गांव में हो रही है या शहर में हो रही है, या बड़े एक तरह से जिसे हम कहेंगे कि माहौल अमेरिका है, गरीबी का है, इसे भी कहा जा सकता है। और उसका भौगोलिक वातावरण, बरसात का समय है, कड़ी धूप है या ठिठुरती ठंड है, इसका वर्णन भी किया जाता है। और फिर अलग अलग तरह के वातावरण है, जैसे सामाजिक या राजनीतिक। सामाजिक यानी अलग अलग धर्म होते हैं, जातियाँ होती है, अलग अलग कहानियाँ, उपन्यास हम देखते हैं तो उसमें कभी कभी धर्म का वर्णन आता है, अलग अलग जातियों का वर्णन आता है, जिससे कि समस्याएं निर्माण होती है। और फिर राजनीति में राजनीतिक नेता कैसे होते हैं, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय, मनोवैज्ञानिक यह भी बहुत बड़ा विषय है कि किस तरह से मन से जुड़ी छोटी छोटी घटनाओं को वातावरण बनाकर किस तरह से उपन्यास में दर्शाया जाता है। तो ये सभी बातें महत्वपूर्ण है। एक एक शब्द जो है इसका वह बहुत महत्वपूर्ण है कि देशकाल और वातावरण कैसा होना चाहिए वह देखिए। भौगोलिक वातावरण परिस्थितियाँ, प्राकृतिक चित्रण, प्राकृतिक यानी नैसर्गिक चित्रण, यानी जिस तरह से हमने धूप, छाव यह भी बताया, संध्या समय, सुबह का समय, धूप, कड़ी धूप, अलग अलग इस तरह से प्राकृतिक चित्रण भी होते हैं। इसके अलावा भी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और मनोवैज्ञानिक परिस्थितियाँ भी होती है। तो इस सभी का चित्रण देशकाल और वातावरण में होता है। किसी घटना की सजीवता, अभिरुचि करने के लिए पृष्ठभूमि के रूप में वातावरण अत्यंत उपयुक्त सिद्ध होता है। यानी उस कथा को आगे बढ़ाने के लिए या उसकी रोचकता बढ़ाने के लिए वातावरण जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरह से इसके चित्रण की सूक्ष्म दृष्टि दिखाई देती है लेखक की। पाठक को नीरस तथा उबाऊ न लगे, इसका ध्यान भी रखना पड़ता है। इसे पठनीय और सरस बनाने हेतु कल्पना शक्ति का सहारा लेकर नए तथ्यों का उद्घाटन, यानी नए नए तथ्य भी उपन्यासकार को देने आवश्यक होते हैं। तो पहले जो हमने तत्व देखे, चाहे वह कथानक हो या पात्र हो या कथोपकथन हो, इन सभी को एक मर्यादा होती है, परंतु देशकाल और वातावरण का जो मर्यादा है वह काफ़ी विस्तृत होती है, और उसका प्रभाव जो है वह मनुष्य के मन पर पड़ता है, और तभी उपन्यासकार सफल हो पाता है। और जब वह अपने कर्तव्यों का निर्वाह देशकाल और वातावरण में रहकर कर सके, वरना समाज में वास्तविकता से अनभिज्ञ रचनाकार उपन्यास लेखन की कला में सफल नहीं हो सकता। इस तरह से हम देख रहे हैं कि देशकाल और वातावरण में किस तरह से यहाँ पर उसका महत्व कितना अनन्य साधारण है।
हाँ, तो आगे का जो तत्व है उपन्यास का वह हम पढ़ते हैं भाषा शैली। देखिए, भाषा शैली यानी कौन सा उपन्यासकार किस भाषा का, किस शैली का प्रयोग करता है वह महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति अपने ढंग से सोचता है, इसलिए उसके कहने का ढंग भी अलग होता है। उपन्यास रचना के दौरान यह सावधानी रखनी जरूरी है कि ऐसी शैली का चुनाव करें जिसका निर्वाह अंत तक हो सके। उपन्यास की भाषा जनजीवन के जितने ही समीप होगी वह उतना ही सरल होगा, जिससे सजीवता लाने के लिए लोकोक्तियाँ या मुहावरों का भी प्रयोग होना चाहिए। हास्य या व्यंग की पैनीधार भाषा शैली को और भी पाठक को समझ में आए या पाठक उसे ग्राह्य करे, ग्रहण करे, ऐसी बना देता है, क्योंकि भाषिक कौशल्यता ही प्रभावशाली बनाता है, जिससे समय समय पर ओज और माधुर्य का उपयुक्त ध्यान देना जरूरी है। तो ओज और माधुर्य के बारे में हमने आपको पहले ही कहा था कि शब्द में इस तरह के गुण होते हैं, प्रसाद, माधुर्य और ओज। तो प्रसाद यानी कुछ अनुभूतियाँ हमें शब्द से होती है तो उसे प्रसाद कहा जाता है। माधुर्य यानी मधुरता लगने वाला, और ओज यानी उत्साह भरने वाले शब्द, तो वह भाषा शैली के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यह जो भाषा शैली है वह कौन से प्रकार की है वह देखना भी जरूरी है। वर्णनात्मक शैली यानी जहाँ पर वर्णन किया जाता है, वर्णन ही वर्णन आता है। कि कल्पना कीजिए कि किसी का खेत हो और उस खेत में लहलहाती फसल हो, तो उसका वर्णन है और करते जा रहा है उपन्यासकार, तो उसे उपन्यास शैली कहा जाएगा। या घरों का, शहरों का, भीड़ का या वातावरण का वर्णन ही करते जा रहा है, तो इसे वर्णनात्मक शैली। दूसरा है आत्मकथात्मक, यानी कोई भी साहित्यकार जब खुद के बारे में बातें करते जा रहा हो या खुद की कहानी बताते जा रहा हो तो उसे आत्मकथात्मक शैली कहेंगे। और पत्रात्मक शैली, पात्रात्मक शैली, पत्रात्मक नहीं, पात्रात्मक, यानी पात्र को केंद्र में रखकर बताई गई जो बातें हैं या कथानक है उसे पात्रात्मक शैली कहा जाएगा। और फिर डायरी शैली का मतलब है ऐसे कि दिनों दिन प्रत्येक दिन में लिखा जाता है, वैसे ही इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, वह एक दूसरे से जोड़ने वाली कड़ी जब होती है तो उसे डायरी शैली कहा जाता है। इस तरह से पहले ही हमने कहा था कि जो जैसे सोचता है उसी ढंग से वह लिखेगा, और उस प्रक्रिया में अलग अलग शैलियाँ बहुत महत्व रखती है। जैसे हमने देखा वर्णात्मक शैली, आत्मकथात्मक शैली, पात्रात्मक शैली और डायरी शैली। ठीक है, तो इस तरह से उपन्यास में भाषा शैली का भी बड़ा महत्व है। और हम उपन्यास का अंतिम जो तत्व है वह देखने जा रहे हैं, जो है उद्देश्य। तो उद्देश्य का मतलब है महत्व। तो देखिए, उपन्यास का क्या महत्व है? अपने से हटकर, भूलकर दूसरों के मन के तारों की झंकार को पहचानने की ताकत ही साहित्य सृजन है। यानी किसी दूसरे के भावनाओं को समझना ही साहित्य का उद्देश्य है। तो उसी तरह से उपन्यास का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि आनंद देना। साथ ही उपन्यासकार को जीवन की मीमांसा करते हुए कलात्मक एवं सौंदर्य की रक्षा भी करनी पड़ती है। यानी किस तरह से उपन्यास लिखा जाना चाहिए उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। तो इस तरह से उपन्यास केवल मनोरंजन के लिए नहीं लिखा जाता, उसमें जीवन की झांकी देकर उसकी व्याख्या करना व सामाजिक और पारिवारिक चित्रणों द्वारा हमारे हृदय को आंदोलित करता है, हमें संस्कारित करता है। आगे जाकर उन्होंने वही बताया है कि जो आदर्श पात्र उपन्यास में होते हैं वह हम पर भी संस्कार डालते हैं, साथ ही राष्ट्रीयता की भावना को वह जागरूक करते हैं। एक युग और समाज के जीवन के चित्रण के द्वारा वर्तमान युग और समाज के जीवन को प्रेरणा देने का कार्य भी उपन्यास करता है। साथ ही उपन्यास के द्वारा नैतिक, सामाजिक, राजनैतिक सिद्धांतों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रचार भी होता है। वास्तव में उपन्यास हमारे जीवनगत संबंधों को समृद्ध करता है। इसके साथ ही संवेदनशीलता के धरातल पर अपने अनुभवों का विश्लेषण करता है। उपन्यास चाहे सुखात्मक हो
या दुखात्मक हो, दोनों तरह से वह हमें अनुभूति देता है। और इसी अनुभूति की सिद्धि करने पर लेखक अपने आप को सफल समझता है। एक कलाकार की कृति तभी अमर होती है जब वह शाश्वत जीवन मूल्य और प्रश्नों की व्याख्या अपने कलम द्वारा, अपने पेन द्वारा करता है, अतः या अपनी लेखनी द्वारा करता है। अतः लेखकीय उद्देश्य तभी सफल होता है जब वह राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना को जगाए तथा व्यथा की परिमार्जन करके सुख की तलाश की ओर विमुख होकर उपन्यास का निर्माण करता है, सृजन करता है। इस तरह से हमने देखिए उपन्यास का परिभाषा देखी, स्वरूप समझा और तत्व समझे। तो वास्तव में हमें केवल तात्विक परिचय देखना था। तात्विक परिचय यानी तत्व। तो उपन्यास के हमने देखे 6 तत्व। उसमें हमने देखा पात्र, उसे पहले कथानक, पात्र या चरित्र चित्रण, कथोपकथन, वातावरण या देशकाल, भाषा शैली और उद्देश्य। तो इस तरह से ये 6 तत्व हमने उपन्यास के देखे हैं। अगले पीरियड में हम कहानी के तत्व या कहानी की परिभाषा, उसका स्वरूप समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।